हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो इंडिया में डिफरेंट टेन्योर में आए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में और उनके द्वारा किया गया जो भी कार्य था, मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट थे और उनका रूल कैसा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायसराय के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 का, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और उसके अंदर 3 प्रेसिडेंसीज आ गई। इसके साथ ही जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद में जब वहां की क्राउन ने अपने हाथ में शासन लिया और 1858 का एक्ट आया, तब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब जो गवर्नर जनरल आए, कई लोग आए, उनके टेन्योर में कौन कौन से सिग्निफिकेंट हुए और उनके रूल कैसा था, कौन कौन से वार हुए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस ध्यान से समझना है, आपकी पूरी हिस्ट्री इसमें रिवीजन होने वाली है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उस टाइम क्या था, जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ओके, जो वारेन हेस्टिंग्स थे उस समय, उसके बाद में इनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे आप बंगाल के, तो आप क्या बताएंगे, वारेन हेस्टिंग्स। इनका टेन्योर था 1773 से 85 तक। इसके साथ में इन्हीं के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773, जिसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई जो इनको असिस्ट करेंगे। इसके साथ ही बॉम्बे, मद्रास को क्या कर दिया गया, बंगाल में मिला दिया गया। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज होते हैं वो होते बेसिकली। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में। इसके साथ ही 1781 में एक्ट पास हुआ, जिसके थ्रू क्या कर दिया कि जो गवर्नर जनरल है और जो उनकी काउंसिल है जो उनको असिस्ट कर रही है, इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की उनका न्याय क्षेत्र है, जो जरिस्डिक्शन है, उसके पावर को सेपरेट कर दिया गया है ना। मतलब मीन्स की पावर को डिवाइड कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है रिगार्डिंग द जरिस्डिक्शन एंड गवर्नर जनरल का क्या पावर है रिगार्डिंग द जरिस्डिक्शन। तो ये एक्ट ऑफ 1781 के थ्रू हुआ। इसके साथ ही पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हुआ 1874 में। जो भी कह सकते हैं कि जो भी गलतियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही रोहिला वार हुआ इन्हीं के टेनोर में 1774 में। पहला मराठा वार भी हुआ 1775 से 82 तक, इन्हीं के टेनोर में हुआ था। और इसी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है वो साइन हुई। अब ट्रीटी ऑफ सालबाई बेसिकली क्या थी कि जो मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 20 साल के लिए पीस सेटलमेंट था। ओके, 20 साल के लिए क्या था, पीस सेटलमेंट था कि युद्ध नहीं होना है। इसके साथ ही इनके टेनोर में सेकंड मैसूर वार हुआ जो 1780 से 84 तक चला। और इनका जो एक चैत सिंह थे उनके साथ इनका कह सकते हैं कि संबंध बहुत अच्छा नहीं था, जो बनारस के महाराजा थे। इसी के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड में हेस्टिंग्स पर इम्पीचमेंट चला गया और उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसके साथ ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जो फॉर्म करने वाले थे वो थे सर विलियम जोन्स। ये जो थे एक ब्रिटिश लॉयर थे और एक ओरिएंटलिस्टिक थे। अब ये जो ओरिएंटल स्टडीज होती है उनको किस तरह से प्रमोट करना है, इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था 1784 में। इसको याद रखना है। तो किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा ओके बनाया गया था, जो ब्रिटिश लॉयर थे। अब जो हमारे नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ना है। 1786 थे 93 तक इनका टेन्योर था। इसमें क्या हुआ, थर्ड मैसूर वार हुआ 1790 से 92 तक। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुआ जो बेसिकली टीपू सुल्तान और इनके बीच में साइन हुआ। इसके साथ क्या हुआ कि 3 करोड़ रुपए सुल्तान को जो है टीपू सुल्तान को एज इंडेमिनिटी ऑफ वार देना पड़ा। इसके साथ ही अपने 2 पुत्र को इनके महल में भेजना पड़ा जब तक आप ये इंडेमिनिटी है जो क्षतिपूर्ति है युद्ध की, आप उसको नहीं दे देते। इसके साथ ही जो कई ऐसे पार्ट थे, लगभग हाफ टेरिटरी जो थी अंडर टीपू सुल्तान के, उसको क्या किया गया कि उसको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया। तो ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जो थी ये काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी अगर हम देखें टीपू सुल्तान के व्यू से। ओके, इसके साथ ही इन्होंने कॉर्नवालिस कोड 1793 में मिलाया। अब इसका मीन क्या था कि जो इसमें क्या हुआ, कई जुडिशियल रिफॉर्म की गई और जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जरिस्डिक्शंस का पावर है उसको अलग कर दिया गया। ओके, इसके साथ ही परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था 1793 में। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है ना, उनका यूरोपियनाइजेशन किया, अब उसको अपडेट किया और जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं उसको इंट्रोड्यूस किया। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, से भी कई बार पूछ चुका है। अब आते हैं सर जॉन सोल, इनका टेन्योर था 1793 से 98 तक। इनके टेन्योर में चार्टर एक्ट 1793 पास हुआ। और जो बैटल ऑफ खारदा है वो निजाम और मराठा के बीच लड़ा गया, जिसमें निजाम जो है पूरी तरह से हार गए थे 1795 में। अब आते हैं लॉर्ड बेलेजली, इनको भी ध्यान में रखकर चलना है। इन्होंने सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम जो है लागू किया
और पहला जो इसके अंतर्गत आने वाला राज्य बना वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। तो कई बार पूछा जाता है कि सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम बेसिकली क्या थी, कि अंग्रेजों की एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी जिसके थ्रू क्या करते थे कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको अपने अंडर में ले आते थे, ओके, अपने साथ में कर लेते थे। तो ये थी सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड बेलिजली, ओके। इसके साथ ही इन्हीं के टेनोर में फोर्थ मैसूर वार हुआ, थर्ड मैसूर वार लॉर्ड कॉर्नवालिस के टेनोर में हुआ था। सेकंड मराठा वार भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ। आप अगर आप बैटल ऑफ सालबाई को देखेंगे तो बैटल ऑफ सालबाई जो हुआ था वो बेसिकली कब हुआ था, 1782 में। अब 20 ईयर इसका पूरा हो जाएगा, 1802 आ जाएगा, ओके। तो फोर्थ सॉरी सेकंड मराठा वार शुरू हो गया 1805 तक, और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की गई बेसिकली युद्ध को रोकने के लिए। इसके साथ ही इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ कि जो तंजौर है 1799 में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ गया, सूरत 1800 में आ गया, और जो कर्नाटक रीजन है कर्नाटक में वो भी 1801 में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आ गया। अब बात करते हैं हम सर जॉर्ज बोर्लो की। 1805 से 07 तक इनका टेन्योर था। इनमें बेल्लोर म्यूटिनी हुई जो इंडियन सिपाही के द्वारा पहला जो है बहुत वायलेंट म्यूटिनी थी बिफोर दी 1857 रिवॉल्ट। अब लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 13 तक इनका टेन्योर था। इनके अंदर जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई रणजीत सिंह के द्वारा, जो सिख एम्पायर का कह सकते हैं कि फॉर्मेशन किया था 1809 में। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली जो सतलज रिवर है उसको जो मान लिया गया बाउंड्री बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1809 में साइन की गई थी रणजीत सिंह के द्वारा, जिसके थ्रू बाउंड्री को डिसाइड किया गया था कि सिख एम्पायर की बाउंड्री कहाँ पर है और ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्री कहाँ तक पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसको भी आपको याद रखना है। इनमें क्या हुआ कि एंग्लो नेपाल वार हुआ 1014 से 16 तक, और इन्हीं में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई बिटवीन नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इससे क्या हुआ कि जो नेपाल की बाउंड्री थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्री थी, इट मींस इंडिया की बाउंड्री थी, उसको क्या किया गया, डिसाइड किया गया। इसके साथ ही इन्हीं के टेनोर में थर्ड मराठा वार होता है 1079 में और 19 में। इसमें क्या होता है कि जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो पूरी की तरह इनके अंडर आ जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाती है, और उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसमें मिला दिया जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि जो मराठा एम्पायर था वो किसके अंडर में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके साथ ही जो एक पिंडरी थे, पिंडरी बेसिकली पहले मुगल आर्मी में थे, उसके बाद में फिर मराठा आर्मी में शामिल हो गए थे, और इनके साथ इनका संबंध जो बहुत खराब था। तो पिंडरी वार भी हुआ जिसमें चैत नाम के जो कई लीडर इसमें हुए, और इसमें एक और लीडर थे जिनका नाम था करीम खान और वसीम मोहम्मद, ओके। तो इनमें पिंडरी के साथ युद्ध होता है, पिंडरी बेसिकली हार जाते हैं। इसके साथ ही ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी विद सिंधिया जो थे उनके साथ साइन की गई 1817 में। और रैयतवाड़ी जो सिस्टम थी जो थॉमस मुनरो द्वारा पहली बार जो मद्रास के गवर्नर थे वहां पर लागू की गई थी, तो इन्हीं के टेन्योर में लागू की गई थी। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम को किसके टेन्योर में लागू किया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के। किसके द्वारा लागू किया गया था, तो थॉमस मुनरो के, जो कौन थे, गवर्नर थे कहाँ के, मद्रास के, जो 1820 में लागू किया गया। रैयतवाड़ी, रैयत मीन्स क्या होता है, फार्मर, किसान, तो उनके साथ डायरेक्ट रेवेन्यू का सेटलमेंट किया जाना क्या कहलाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम कहलाता है। अब आते हैं लॉर्ड हेमरस्ट। 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल था। पहला बर्मीज वार हुआ 1824 से 26 तक। इन्होंने भरतपुर जो बनाया गया था राज्य, उनको कैप्चर किया 1826 में। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू अबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिसेस। इनका टेन्योर था 1828 से 1835 तक। इन्होंने सबसे जो अच्छा काम किया, जो सती प्रैक्टिसेस होती थी कि जो वाइफ थी अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उनके साथ उनको भी जलना पड़ता था, और जो भाई कई ऐसे क्रूअल राइट्स थी उनको इन्होंने अबॉलिश किया, तो कह सकते हैं एक अच्छा मूव था, ओके, 1829 में। इसके साथ ही एक ठुगी लोग थे, उनका सेपरेशन भी किया जो उनको परेशान कर रहे थे। चार्टर एक्ट 1833 इन्हीं के टेनोर में आया। इसके साथ ही जो रेजोल्यूशन था 1835 का, बेसिकली जो रिलेटेड था एजुकेशनल रिफॉर्म से, उसको लाया गया, और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया। मैसूर का 1831 में एनेक्सेशन किया गया, कुर्ग का 1834 में, और सेंट्रल चाचर का 1834 में एनेक्सेशन किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। इसके साथ ही रणजीत सिंह के साथ परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई। देखिए भाई, रणजीत सिंह बहुत महान थे, ओके, कह सकते हैं एक एबल रूलर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा इसी में था कि हम इनके साथ जो है मित्रता बनाकर रखें, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई कि हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखिए ना कि पहले 20 साल के लिए फिर युद्ध हुआ, फिर उनको कुछ नहीं मिला, बेसिकली ये ट्रीटी ही साइन करती चली गई, और जब तक रणजीत सिंह 1839 तक थे, जब तक आज भी नहीं आई सिख एम्पायर पर। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट बनाया गया था, है ना, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया कि अबॉलिश कर दिया, क्योंकि उसमें कई ऐसे थे ड्रॉबैक्स भी थे जिसके कारण इन्होंने अबॉलिश कर दिया। और इसके साथ ही जो रेवेन्यू और सर्किट में कमिश्नर का अपॉइंटमेंट इन्होंने किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी हैं, वायरन हेस्टिंग्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके टेनोर में जो भी मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए उसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। फिर आते हैं लॉर्ड मेटकैफ 1835 से 36 तक। इनमें क्या हुआ कि नया प्रेस लॉ
लाया गया, जो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन लगा था प्रेस पर, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1442 तक, सॉरी। पहला अफगान वार हुआ 1838 से 1842 तक। इनमें डेथ हुई राजा रणजीत सिंह की, मैंने बताया 1839 में। इसके साथ ही अब आते हैं लॉर्ड एलनबर्ग 1842 से 1844 तक। इन्हीं के कार्यकाल में एनेक्सेशन हुआ सिंध का, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट था। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपेंशन करनी थी तो सिंध को एनेक्स करना काफी इंपॉर्टेंट था। तो 1843 में उसका एनेक्सेशन लॉर्ड एलनबर्ग के टेन्योर में हुआ। इसके साथ ही ग्वालियर सिंध का वार हुआ 1843 में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेडिंगे, इनका टेन्योर था 1844 से 48। देखिए मैंने कोई भी छोड़ा नहीं है, किसी भी गवर्नर जनरल को नहीं छोड़ा। अगर आप उनके टेन्योर की टाइमलाइन देखेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। और जो उनके मेजर सिग्निफिकेंट हुए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या कह सकते हैं आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। इसके साथ ही लॉर्ड हार्डिंगे के टेन्योर में पहला एंग्लो सिख वार हुआ 1845 से 46 तक, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। सोशल रिफॉर्म में कई इन्होंने काम किया, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का एबॉलिशन किया गया कि बच्चे को मार दिया जाता था जो फीमेल होती थी, इसलिए वेरियस ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे, उनको भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। ऐसा सोशल रिफॉर्म कह सकते हैं। ओके, तो ये सब जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है, इसमें क्या हुआ है ना, कैसे युद्ध हुआ, ये सब फिर कभी डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। 1848 से इनका टेन्योर था 1856 तक। ओके, सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848 से 49 तक, और इन्होंने पंजाब को अनेक्स किया 1849 में, और सिंध को अनेक्स किया था 1843 में। इसके साथ ही जो लोअर बर्मा है उनका इन्होंने एनेक्सेशन किया, जिसको पेगू भी कहा जाता था, 1852 में। इसके साथ ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की है कि अगर कह सकते हैं कि कोई राज्य है, अगर उनका कोई अपना वारिस नहीं है कह सकते हैं, तो उस राज्य को क्या कर लिया जाएगा कि इनके अंडर में ला दिया जाएगा, जिसमें सतारा 48 में आया, जयपुर और सोनपुर 1849 में आई, उदयपुर 1852 में आई, झांसी 1853 में आई, ओके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। और यही सबसे जो इमीडिएट कॉजेस थे 1857 के रिवॉल्ट थे, वो यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो सिद्धांत था। इसके साथ ही एजुकेशनल रिफॉर्म करने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच है 1854 में, जिसके क्या हुआ कि एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेज को स्थापित किया गया। इन्हीं के टेन्योर में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया, जो कनेक्ट करता था बॉम्बे टू थाने 1853 में, जिसको रेलवे माइनेट ऑफ 1853 कहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का भी टेन्योर काफी इंपॉर्टेंट है, इनके भी टेन्योर में काफी सिग्निफिकेंट इवेंट हुए, इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। इसके साथ ही टेलीग्राफ और पोस्टल, जिसके थ्रू पोस्टल ऑफिस एक्ट लाया गया, जिसमें क्या हुआ कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर को जो 4000 मील्स है उनको टेलीग्राफ लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। इट मीन्स कि इसको इंप्रूव किया गया। इसके साथ ही जो गंगा कैनल है उसको ओपन कर दिया गया 1854 में, और इसके लिए एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बनाया गया। विडो रिमैरिज एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1857 जो अभी भी चला है, वो पास किया गया था 1856 में, सॉरी, और लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में। अब जो लास्ट आते हैं लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के टेन्योर में क्या हुआ था भाई, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो क्राउन है उनके हैंड में यहाँ का इंडिया का रूल चला गया था, और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म किया गया, और बेसिकली उनको वायसराय करने लगे। ओके, इनके कार्यकाल में जो मेन इंपॉर्टेंट है, 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ओके, 1857 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के टेन्योर में 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था। तो ये रहा कुछ गवर्नर जनरल और उनके टेन्योर में जितने भी मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट हुए। आई होप आपको यार अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टेन्योर में कौन से मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट हुए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और डिटेल में जाना काफी समय लगेगा आपको रिवीजन करने में, या कई क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। ओके गाइस, तो आपको अच्छा लगे यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।